दोस्तों, केनेथ एंडरसन की जो बुक है द 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, उसमें अब अगली अपनी नई कहानी होगी द मैन ईटर ऑफ सेगूर। जो सेगूर का जो है छोटा सा गांव है, वो साउथ इंडिया में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो बहुत ही फेमस है, उसके उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। अब नीलगिरी को इंग्लिश में ब्लू माउंटेन बोलते हैं। नील का मतलब ब्लू, गिरी का मतलब पहाड़, माउंटेन। और इसी पहाड़ी के समिट मतलब जो पहाड़ की चोटी होती है, उस पर है ऊटकमंड यानी ऊटी, जो फेमस हिल स्टेशन है, जिसकी की ऊंचाई है करीब 7,500 फीट अबव सी लेवल। साउथ इंडिया में ऊटी को क्वीन ऑफ हिल स्टेशन बोला जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग इस तरह का बोला जाता है। आजकल तो मसूरी में भी क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। और ये बड़ी सुंदर जगह है। अगर आप साउथ के हिसाब से एलिवेशन देखोगे 7,500 तो बहुत अच्छा है। मसूरी का एलिवेशन 6,500 6,000 के आसपास है। मनाली का 7,000 के आसपास है। धनौल्टी जो मसूरी से काफी ऊपर है, वो 7,800 और 8,000 फीट अबव सी लेवल है। ऊटी का जो ठंडा टेम्परेचर है वो इतना बढ़िया है कि उसकी वजह से जितने भी इंग्लिश फ्लावर्स हैं जो लंदन से लोग लेके आए या ब्रिटेन से लेके आए, वो बहुत ही अच्छी तरह से उग जाते हैं, क्योंकि वहां का भी क्लाइमेट ठंडा होता है और यहाँ का भी क्लाइमेट ठंडा है। और पूरा ये नीलगिरी है, ये पूरा यूकेलिप्टस के पेड़ से भरा हुआ है। एक्चुअली यूकेलिप्टस के पेड़ को हिंदी में नीलगिरी का पेड़ बोलते हैं। और क्योंकि टेम्परेचर वाइज, क्योंकि ये यूकेलिप्टस का पेड़ भी अंग्रेजी इंडिया में लेके आए थे, ये पहले से यहाँ नहीं होता था। जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में पाइन ट्री होता है, चीड़, ये पेड़ भी अंग्रेजी लेके आए थे। इस तरह से साउथ में जो यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस बाकी जगह मिलता है, लेकिन वहां तो पूरे पूरे जंगल, पहाड़ों पर जंगली यूकेलिप्टस के हैं, तो उसकी खुशबू फैली रहती है। उसकी जो विक्स टाइप की जो स्मेल आती है, वो पूरे पहाड़ों पे फैली रहती है। अब ऊटी से 12 माइल आगे चलो तो वो जगह आती है जहां पे लोमड़ी का शिकार करना अंग्रेजों की पहली पसंद था। अब जब शिकार कर दिया लोमड़ी का, तो लोकल जैकल आ गए उसकी जगह पे। एक्चुअली बहुत सारे लोग समझते हैं कि सियार और लोमड़ी एक ही चीज होती है। सियार को बोलते हैं जैकल, लोमड़ी को बोलते हैं फॉक्स, लेकिन अलग अलग होती है। साइज में लोमड़ी थोड़ी छोटी होती है, पूंछ तो झबरीली दोनों की होती है। लुक वाइज आपको सियार को देख के ऐसे लगेगा कि ये लोमड़ी है, लेकिन सियार और लोमड़ी अलग अलग चीज होती है। और उसके नीचे सेगूर है, जहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बहुत सारे। और जो वहां की रोड है वो बिल्कुल बिना किसी मतलब की, अगर आपके पास में हाई पावर वाली मोटर कार नहीं है तो दूसरी कोई गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी उस पर। ये मतलब उस जमाने की गाड़ियां जो थी वो नहीं चढ़ पाती थी। आजकल तो सारी गाड़ी चढ़ जाती है। सेगूर से 2 रास्ते कटते हैं। एक तो जाता है महवान हल्ला और दूसरा जाता है मासिनी गुड़ी। और वो उस रास्ते पे पहुंच जाता है जो कि लिंकिंग रोड है बैंगलोर, मैसूर और ऊटी की। जहां ये रोड मिलती है वहां पे एक फॉरेस्ट की चौकी बनी है, उसको बोलते हैं टिप्पा काडू। एक वहीं से एक अलग रोड जाती है जो कि एक फॉरेस्ट बंगलो है अनाई कुट्टी, वहां तक जाती है, और जिसका डिस्टेंस है 9 माइल्स। यहाँ पे 2 रिवर स्ट्रीम भी बहती हैं, एक तो सेगूर रिवर स्ट्रीम और दूसरी अनाई कुट्टी। और ये दोनों रिवर स्ट्रीम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से होते हुए बिल्कुल एक सिल्वर कलर की स्ट्रीम बनाते हुए नीचे आ जाती हैं और मिल जाते हैं मोयार नदी में। ये वो जगह है जहां पे मैसूर और कोयम्बटूर मिलते हैं, और इस जगह को बोलते हैं मैसूर डिच। ये मद्रास राज्य की सीमा में बनाते हैं नीलगिरी के पहाड़, और मालाबार वायनाड के सदाबहार जंगल यहीं से शुरू होते हैं। और अभी तक जितने सारे एरिया बताए गए, ये सारे घने जंगल हैबिटेट है टाइगर, बाइसन, डियर, वाइल्ड एलिफेंट, लेपर्ड। डियर में सामर डियर भी है, स्पॉटेड डियर भी है। अब जो अनाई कुट्टी का जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो एक टीले पे बना हुआ है, और उस टीले के पीछे ही बहती है अनाई कुट्टी रिवर। और गर्मियों में ये रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि नदी पास में मच्छर होते हैं, मलेरिया हो जाता है और ब्लैक फीवर भी हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ये स्वर्ग है। सुबह बहुत अच्छी धूप निकल आती है, और जंगल में जो हाइक्स की जाती हैं उसके लिए परफेक्ट जगह है ये। दिन में ठंडक बनी रहती है, शाम को चिल्ड तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो गर्म हवाएं पहाड़ पे चढ़ती हैं उससे मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी रातें इतनी सर्द होती हैं कि जो आदमी है वो टूरिस्ट बंगलों के बाहर नहीं आ सकता। बाहर अच्छा खासा ठंडा वाला माहौल होता है, तो अंदर ही रहते हैं लोग। हर रूम में फायर प्लेस होता है, वो जो लकड़ी जलाते हैं अंग्रेज, ऊपर से चिमनी होती है, धुआं बाहर निकल जाता है। वो सारे फायर प्लेस जला के रहते थे, तो उससे धुआं भी नहीं लगता क्योंकि धुआं बाहर निकल जाता है, लेकिन हीट जो है कमरे के अंदर आती है। और लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। और एंडरसन बोलते हैं कि जब फायर प्लेस में आग लगाई जाती थी ठंड में, तो एकदम क्रिसमस वाली फीलिंग आती थी। और यहाँ पे बैठ के जो इनकी शिकार पार्टी थी, जो शिकारी लोग थे, वो डिस्कस कर रहे थे यति के बारे में। यति स्नोमैन है जो कि हिमालय में नेपाल साइड माना जाता है कि रहता है। अक्सर उसके बारे में खबर आती थी, कोई सबूत नहीं मिले हैं,
फुटप्रिंट्स कुछ दिन पहले 3-4 या 5 साल पहले आई थी खबर की सेना के जवानों ने भी यति के फुटप्रिंट्स देखे हैं, लेकिन बाद में वो क्लियर हुआ था कि यति नहीं था, वो बहुत बड़ा भालू था। बड़े बड़े पैरों के निशान, क्योंकि बर्फ में जब पड़ते हैं थोड़ा सा और ज्यादा निशान बन जाते हैं। अगर आप अपने हाथ के पंजे को ऐसा रखेंगे बर्फ में तो जो निशान बनेगा थोड़ा और बड़ा बनेगा, क्योंकि बर्फ जब नीचे ये घुसता है तो उसी तरह से जो भालू के पैर का निशान था उसको स्नोमैन मान लिया गया था, यति। लेकिन बाद में क्लैरिफाई हो गया कि ये यति नहीं था। ये अभी 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जहां एंडरसन बैठे थे वहां पे स्नोमैन के बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि 7,500 फीट का एल्टीट्यूड है तो पक्का स्नो गिरती होगी उस टाइम पे भी, आज भी। जनरली स्नोफॉल 5,500 फीट के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। हालांकि स्नोफॉल होने के लिए सिर्फ एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है। कई कंट्रीज है जहां पे 4,000 फीट पे ही स्नोफॉल हो जाता है, जैसे कि उज्बेकिस्तान, ताशकंद, वहां 4,000 फीट पे ही स्नोफॉल हो जाता है, अच्छा खासा, जितना हमारे यहाँ कश्मीर में होता है। और जो यति की स्टोरी और जो भूतों की स्टोरी वहां चल रही थी उससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब जो ये फॉरेस्ट बंगलो था ऑलमोस्ट टीन का बना हुआ था, उस टीन के फॉरेस्ट के बंगलों के अंदर रह के भी टाइगर, लेपर्ड और वाइल्ड एलिफेंट की जो चिंगाड़ थी, दहाड़ थी, वो सुनाई देती थी, और सोते सोते भी आदमी जग जाता था, इतनी तेज आवाज आती थी। तो बोले इतनी बढ़िया जगह थी कि दो आदमी दो कंबल ओढ़ के फायर प्लेस में आग जला के सो रहा है, और उसके बावजूद वो ट्रॉपिकल जंगल के बीचों बीच में है। और एंडरसन बोलते हैं कि ये घने जंगल मेरे फेवरेट है, और इनमें रह के मैंने बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं झेली है कि जो मेरे दिमाग में अभी भी बसी हुई है। अब बोले उसमें से एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ते जो कि झुंड में भारत के अंदर शिकार करते हैं, और 3 से लेकर 30 तक का झुंड हो सकता है। वो जंगली कुत्ते कभी कभी घुसपैठिए बन के इस फॉरेस्ट में आ जाते हैं, कोयम्बटूर और मद्रास की साइड से। कोयम्बटूर और मद्रास में ये जंगली कुत्ते भरे पड़े हैं, और ये जंगली कुत्ते हिरणों के तो जानी दुश्मन है। चाहे वो स्पॉटेड डियर हो चाहे सामर डियर हो, एक बार घिर गया तो बच नहीं सकता, और चिथड़े उड़ा के उसको मार डालते हैं। डियर जिंदा बैठा होता है उसके पैर चीर देते हैं, और जिंदा में ही उसको खाना शुरू कर देते हैं। टाइगर या लेपर्ड मारते हैं तो कम से कम पहले जान से मारते हैं फिर खाते हैं, ये खाते रहते हैं, जानवर जिंदा रहता है। कितने मौके ऐसे दिख जाते हैं कि सामर भाग रहा होता है, पीछे पीछे जंगली कुत्ते भाग रहे होते हैं। इनका जो चेस करने का स्टाइल होता है कि 2-3 कुत्ते एक तरह से दौड़ते हैं, फिर बीच में अचानक से कुत्ते दूसरा ज्वाइन कर लेता है, फिर तीसरे आते हैं। घेरा बना के जानवर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कहाँ जाए। और जब ये जानवर के पीछे दौड़ते हैं तो बड़ी तेज आवाज निकालते हैं चीखने की, तो उससे और जो आवाज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जानवरों को पता नहीं टेक्निक कहाँ से आती है, या जानवरों से इंसान ने सीखी है। अगर आप पुराने जमाने के युद्ध देखते थे तो जो भी आक्रमण करता था वो नारे लगाता था, बहुत चिल्लाते थे, या तो वो हर हर महादेव लगा रहे हैं जो हमने देखा है सीरियल्स में, या टीपू सुल्तान की सेना जा रही तो यलगार हो बोल रही है। जो भी हो, एक दूसरे का, एक तो उससे हौसला अफजाई होती है, अपना जोश बढ़ता है, और दूसरा सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि वो सोचने के लायक नहीं रह जाता। ये बुक का पार्ट नहीं, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि भाई दूसरा मुझ पर अटैक कर रहा है, दिमाग लगा रहे हो, आवाज जब आ रही होती है तो इरिटेट होकर एकदम घबरा जाते हो, डबल। आपकी आंखें भी आपको घबरा रही है कि भाई वो वहां से सेना आ रही है, कान भी बोल रहा है भाई भागो वहां से, तो आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। तो आवाज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये बात जानवरों को पता है, शायद जानवरों से ही इंसान ने सीखी है। और ये इतने हाई पिच में चीखते हैं कि वो बिल्कुल चिड़िया की आवाज की तरह से लगती है। और जैसे ही वो जानवर गिरता है, ये डियर है तो उसकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं, एक खींच के निकाल लेगा, उसके पेट को चीर के उसकी आंतड़ियां निकाल लेते हैं, आंतें बाहर निकाल लेते हैं। अगर पक्षी गिरा है उसके पंख निकाल लेते हैं, ताकि वो भाग ना पाए, उड़ ना पाए। उसकी आंखें निकाल ली, वो कहाँ भागेगा। आंतें निकालने में क्या होता है, अगर खड़ा होकर जानवर भागता भी है तो उसके पैर ही उसकी आंतों में उलझ जाते हैं और वो खुद ही गिर जाता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने कभी बचपन में सुना था कि पिग्मी लोग जब हाथी का शिकार करते हैं, एक बौनी जनजाति होती है अफ्रीका के जंगलों में, वो जो शिकार, वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, उसके बावजूद वो हाथी को मार देते थे। वो क्या करते थे कि जब हाथी को उस डायरेक्शन से जाते थे जहां से हवा आ रही हो, मतलब हाथी को क्रॉस करके हवा इनके पास आए, जो तो मैंने कई बार बताया कि टाइगर भी उसी तरीके से चलता है, हवा के रॉन्ग डायरेक्शन से आता है ताकि आपको उसकी स्मेल ना आए जब वो मैन ईटर होता है। तो हाथी की स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, मैंने बताया 2-3 मील दूर से वो सूंघ लेते हैं। इसके लिए पिग्मी लोग क्या करते हैं कि हाथी का जो गोबर होता है अपनी पूरी बॉडी में लपेट लेते हैं। तो अगर हाथी को स्मेल आएगी भी तो खुद की ही स्मेल आएगी, क्योंकि उसी का गोबर लगा है। चारों तरफ से 3 तरफ से घेर लेते हैं, जहां से हवा आ रही है उस जगह का छोड़ के। अब इनके पास भाले होते हैं,
जैसे ही हाथी खड़ा है, एक पिग्मी दौड़ता हुआ जाता है, उसके पेट में भाला घुसेड़ता है। जब तक हाथी पलटे, भाग के वापस आ जाता है। हाथी इस डायरेक्शन में मुड़ता है जहां से आया और इसकी तरफ चेस करने को आता है, तब तक पीछे दूसरा आता है, दूसरी तरफ से भाला घुसेड़ता है। वो इधर आता है, ऐसे 3 4 5 भाले घुसेड़ते रहते हैं। और जैसे भाला घुसेड़ा, हाथी को पलटने में टाइम लगता है, ये वापस पेड़ के पीछे चले जाते हैं। तब तक में हाथी की आंतें लटकने लगती है और हाथी अपने ही पैरों से अपनी आंतों को कुचल देता है, गिर पड़ता है। और ये ऑफेंसिव ना हो जाए, मैंने बचपन में सुना है, तो अगर ये ऑफेंसिव है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सुना है, अभी मैंने नहीं पढ़ा, बहुत पहले कहीं पढ़ा था, शायद मैं 10 12 साल का रहूंगा, तब की मेरी मेमोरी अभी यहाँ पे याद आ गई मुझे। उसके बाद इन सीना चीर देते थे और उसके बाद उसके अंदर घुस के हार्ट को खाते थे। तो जिस तरीके से उसके आंतों से हाथी को गिरा दिया जाता है, उस तरीके से जंगली कुत्ते आंख निकाल लेते हैं, आंतें चीर देते हैं, मतलब पेट चीर के आंतें निकाल देते हैं। अगर कोई बड़ा पक्षी पकड़ा है, उसके पंख निकाल देते हैं। अब ये अंडर सर बता रहे कि एक मुझे किस्सा याद है कि जब एक सामर डियर भाग रहा था, ये कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे, उसकी आंतें, पेट चीर दिया तो उसकी आंतें नीचे लटक रही थी। वो पानी में कूद गया अपने आप को बचाने के लिए। करीब 20-25 फीट वो फिर भी भागा, उसके बाद फिर गिरा, क्योंकि सांबर बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही देर तक सरवाइव करने वाला जानवर होता है, इसलिए जनरली उसको जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन की बात है, ये करीब उस जो फॉरेस्ट बंगलो था उससे करीब 1 मील की दूरी पर थे। तभी इनको कई मिली जुली सी आवाजें सुनाई दी और इनको ये नहीं मालूम चल रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। वहां चीखें, अलग अलग तरह के वूफ वूफ, इस कई आवाजें मिक्स होकर आ रही थी, तो ये बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। अब इनको लग गया कि ये आवाजें जंगली कुत्तों की आवाजें हैं, जो कि या तो जंगली सुअर के पीछे दौड़ रहे हैं या फिर भालू के पीछे दौड़ रहे हैं। अब ये अपनी राइफल लेके उस तरफ दौड़े जहां से आवाज आ रही थी। करीब 1 फरलांग दूर गए थे, वहां देखा एक टाइग्रेस है जो जंगली कुत्तों के बीच में घिरी हुई है। अब एक पेड़ के पीछे छिपके इन्होंने वो सीन देखा कि एक टाइग्रेस है, वो करीब 6 कुत्ते उसको घेर के अटैक कर रहे हैं। अब जंगली कुत्तों ने क्या किया था, शेरनी को, टाइग्रेस को चारों तरफ से घेर लिया था और वो बहुत जोर जोर से दहाड़ रही थी। अभी ये भी वही टेक्निक अपना रहे थे जो कि मैंने अभी किस्सा बताया था, हाथी को मारने में लोग अपनाते थे, कि पीछे से एक आके इसको काटेगा, जैसे ही वो पलटेगी तब तक वो दूसरी तरफ, इसका मुंह इधर हो गया तो अब जो हिस्सा पीछे है वहां से 2 कुत्ते आके काटते थे, फिर पलटती थी, 2 फिर इधर से काटते थे, और ऐसे वो लगातार घूम रही थी, बहुत थक रही थी और एकदम बदहवास और बेहाल हो गई थी। अच्छा, ये जो सारे अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें कुत्ते बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो एंडरसन को बाद में समझ आया कि अपने जो मेन ग्रुप था, मेन पैक था इनका, उसको बुला रहे थे, और धीरे धीरे पूरा ग्रुप ही आ गया, क्योंकि ये तो केवल 6 कुत्ते थे, ये 30 तक होते हैं। अब टाइगर भी समझ गई थी कि अगर बचना है तो यही मौका है, क्योंकि बाकी 30 कुत्ते आ गए तो मैं नहीं बच पाऊंगी। तो एकदम बहुत ही फोर्स के साथ झपटी और एक कुत्ता पकड़ लिया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसके बगल वाला बच गया। टाइगर तेजी से भागी, 5 जो बचे थे 6 में से, वो उसके पीछे भागे। ये इधर नजरों से ओझल हुए, तब तक में मेन पैक आ गया। उसमें इन्होंने गिने 23 कुत्ते थे। अब वो तेजी से इनके पास से निकले, उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसके बाद आगे निकल गए और फिर ले दे के सारा मामला शांत हो गया। बचा वहां पे कुछ भी, तो वो था एक मरा हुआ कुत्ता, जंगली कुत्ता। बोले ये सारा घटनाक्रम देख के मैं बहुत ही ज्यादा अचंभित था और इतना ज्यादा उसमें मगन हो गया था कि मैंने एक टाइग्रेस को गोली मारना या जंगली कुत्तों को गोली मारना सोचा ही नहीं। अगले दिन इन्होंने अपने आदमी भेजे देखने के लिए, पता करने के लिए कि क्या हुआ, कोई कुत्ते मरे या टाइग्रेस मरी, जो भी मरा होगा पड़ा हुआ होगा। और बाद में जो खबर मिली आप सुन के दंग रह जाओगे। 5 मील दौड़ाने के बाद जंगली कुत्तों ने टाइग्रेस के चिथड़े उड़ा दिए थे। जरा जरा से स्किन के टुकड़े चारों तरफ पड़े हुए थे। अब वहां पे 5 कुत्ते भी मर गए थे। टाइग्रेस जितनों को मार पाई वो थे 5 कुत्ते, एक पहले मर गया था, मतलब कुल मिला के 6 कुत्ते मरे। और जंगली कुत्तों ने टाइग्रेस को तो खाया ही खाया, जो उनके साथी मर गए थे उनको भी खा लिया था, जितना खा सके थे। इस इलाके में 3 जनजाति रहती हैं जो कि कभी मैसूर के इलाके से यहाँ पे आई थी। इनका नाम है बडगास। अब ये काफी अमीर बन चुके थे, उनके साथ अपनी जमीनें हैं, अपने पशुधन है, और उसमें सेमी वाइल्ड बुफेलोज यानी कि ऐसी जंगली भैंसें जो कि पालतू बना ली गई, और इन भैंसों के सींग देखने लायक है, बड़े ही लंबे मुड़े हुए। 3 में से एक जनजाति ये हो गई। दूसरी है केसवास, ये संख्या में ज्यादा है और बडगाज लोग के अंडर में काम करते हैं, उनके खेतों में और बाकी पशु वगैरह के इंतजाम करने में, वो एज ए सैलरी पे काम करते हैं। और तीसरे है करुम्बाज, जो कि इस धरती के मूल निवासी थे, बाकी तो बाहर से आए थे, संख्या में बहुत कम है और ट्रू जंगल मैन है।
अब ये जो अपना घर भी बनाते हैं पेड़ की जड़ों में, गुफाओं में, ऐसे बनाते हैं, शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ये बहुत अच्छे ट्रैकर्स भी हैं। ये ट्रैकर्स मतलब ट्रैक करना, वो TRACK, ढूंढना। वो उसका अगर इनको पूरा नॉलेज होता जंगल का, इनके साथ अगर आप जाओगे, जो भी ट्रैक करना है बड़े आराम से कर देंगे। जिस तरह का नॉलेज रखते हैं पुजारीज ऑफ सालेम, सालेम के पुजारीज हैं, और शोलगा जो है कोयम्बटूर के हैं, उनको भी ऐसा ही नॉलेज है। ये प्रकृति के असली बच्चे हैं जो कि पैदा भी जंगल में होते हैं, मरते भी जंगल में ही। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने उस इलाके की पूरी जानकारी दे दी जहां के बारे में आपको मैं कहानी सुना रहा हूं। अब मैं देर नहीं करूंगा, अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा द मैन ईटर ऑफ सेगूर। ये जो टाइगर है सेगूर में बाहर से आया था। ये आया था मलाबार से। वहां पे साइलेंट वैली फॉरेस्ट ब्लॉक था। वो जो पहले हमने नीलगिरी की पहाड़ियां बताई, उसके दक्षिण पश्चिमी इलाके का जो जंगल था, वहां से टाइगर गया था। ये एरिया जंगली हाथियों से भरा पड़ा है, जिसमें कि रोग एलिफेंट भी हैं, बाइसन यानी कि गौर भी हैं, जो कि दोनों ही टाइगर से हिम्मत के साथ लड़ लेते हैं। मतलब टाइगर अकेला नहीं था इस जंगल में राजा, 2-3 चैलेंजर और थे। यहाँ बहुत सारे टाइगर नहीं थे और आदमी बहुत सारे नहीं थे, तो 2-3 इंसानों को इसने वहां मारा। उसके बाद में मैन किलिंग बंद हो गई। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वहां पे मैन किलिंग होने लगी। 7 माइल की दूरी पर था गुदालूर, 27 मील दूर था टिप्पाकाडू, जो कि मासिनी गुड़ी के पास था, और उसके बाद ये परमानेंटली आ गया सेगूर और अनाईकुट्टी के इलाके में। अब इतना बड़ा एरिया कवर करके टाइगर यहीं पे क्यों आया, इसका कारण किसी को नहीं मालूम। अब गर्मियों के दिन थे, मई जून का महीना था, जब ये टाइगर एक्टिव था और ये शिकार कर रहा था अनाईकुट्टी और सेगूर के इलाके में। इसका पहला शिकार था केसवा जनजाति का एक चरवाहा, जो कि अपनी आधी जंगली भैंसों को चरा रहा था। इतना में टाइगर ने घात लगा के मारा था इस इंसान को, और ध्यान भी नहीं दिया था कि जंगली भैंसें, आधी जंगली भैंसें आसपास में हैं। जब उसने इसको मार दिया और लेके जा रहा था टाइगर, तब भैंसों को मालूम चला कि पास में टाइगर है। ये भैंसें आधी जंगली थी, तो ये बहुत तेज हमला करती थी। अगर कोई भी आदमी भी अगर जैसे अंग्रेज वहां पहुंच जाए, उस पर भी हमला कर देती थी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं होता था। अपने आदमियों को पहचानती थी, उसके अलावा सब पे अटैक करती थी। इन्होंने जैसे टाइगर देखा, उस पर अटैक कर दिया। टाइगर घबरा के भागा और जिस इंसान को मारा था वही छोड़ दिया और रफू चक्कर हो गया। अब उस दिन ना तो भैंसे ना ही आदमी, अपने बाड़े में कोई नहीं पहुंचा। अगले दिन उसके साथ ही ढूंढने निकले कि क्या चक्कर हुआ है। अब देखा तो भैंसे चल रही हैं, आदमी वहीं पे मरा हुआ पड़ा है। और इसी चक्कर में टाइगर वापस नहीं आया, क्योंकि आसपास भैंसें आसपास ही चल रही थी, और भैंसें बार बार खुरों को अपना ऐसे ऐसे कर रही थी, जिस तरह से वो मिट्टी को पीछे करते हैं, वो जो अटैकिंग मोड होता है। 1 हफ्ते पहले सेगूर में जो अटैक किया था, वो एक औरत पे किया था, जो कि घड़ा लेके पानी भरने गई थी। इस केस में टाइगर औरत की बॉडी को ले गया था। वहां अगर कुछ बचा था तो टूटा हुआ घड़ा। वहां पे टाइगर के पगमार्क मिले कीचड़ में, फटी हुई साड़ी और खून की बूंदें। और उस औरत के बाल भी झाड़ियों में फंसे थे। जब वो खींच के ले गया था तो बाल टूट के झाड़ियों में फंस गए थे। और जब इन्होंने जांच की तो मालूम चला कि एक टाइगर छोटे कद का टाइगर है, यानी अभी पूरी जवानी पे नहीं पहुंचा है। अब पगमार्क से आइडिया लगा कि ये टाइगर 10-10 माइल पर डे एक जगह से दूसरी जगह निकल जाता है, जगह चेंज करता रहता है। दोनों जगह पे उसके पगमार्क रेगुलर मिलते थे। अब ये 1 हफ्ते तक बैठे रोड के किनारे, कभी एक जगह चेंज करते थे, कभी दूसरी, कि टाइगर आएगा और मार देंगे गोली, लेकिन इनको टाइगर मिला नहीं। 7वीं रात इन्होंने बिताई एक पेड़ के ऊपर, जो कि 1.5 मील दूर था सेगूर से। अब इन्होंने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, अनाईकुट्टी का फॉरेस्ट बंगलो था, रात भर बैठे, सुबह अपने उस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में वापस आए। तब इनको खबर मिली कि करुम्बा जनजाति, जिनको ये जंगल मैन बोलते थे, वो गया था। एक बहुत बड़ी चट्टान थी जहां बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे थे, वहां से शहद निकालने गया था। वो वापस नहीं लौटा था। अब करीब 20 लोगों की सर्च पार्टी लेके एंडरसन गए उस इलाके के अंदर, जो कि एक घना जंगल था। अब इन्होंने 5-5 आदमियों के 4 ग्रुप बना दिए, ताकि टाइगर कहीं से अटैक ना कर दे। तब एक पार्टी ने उसकी बॉडी ढूंढ ली, जो कि एक नाले में पड़ी हुई थी, और फिर एंडरसन को बताया गया। टाइगर ने उस आदमी का गला दबा के उसको मारा था। उसकी बॉडी के पीछे कैरोसिन का टिन पड़ा हुआ था, जिसमें वो शहद इकट्ठा कर रहा था। अब जब वो शहद जो इकट्ठा किया हुआ था वो गिर गया, तो उसमें चींटियां लग गई थी। तो टिन में इतनी सारी चींटियां लगी थी कि लग रहा था काले रंग का बर्तन है वो। ये क्लियर था कि इसको टाइगर ने मारा है, लेकिन उसने उसको निगला क्यों नहीं, क्योंकि सुनसान जगह थी, इसको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं थी। ये इनके मन में विचार आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर मालूम चला कि टाइगर ने इसको मारा ही नहीं है। इसको मारा है फीमेल स्लॉथ बेयर, यानी रीछ ने, जो अपने बच्चों के साथ थी, अपने बच्चों को बचाने में, क्योंकि भालू को भी शहद बहुत पसंद होता है।
भालू भी शायद ढूंढने आया होगा, ये इंसान पहुंच गया होगा, भालू ने इस पर अटैक कर दिया। तो खाना मेन मकसद नहीं था, अपने बच्चों को बचाना मेन मकसद था। वहां पे उसके पैरों के निशान मिले जो कि आदमी की तरह ही निशान होते हैं। भालू का पैर करीब करीब बड़े आदमी जैसा होता है, और छोटे छोटे पैरों के निशान भी मिले जो कि बता रहे थे कि बच्चे भी साथ हैं। अब यह भी संभावना थी कि वो स्लॉथ बेयर अपने बच्चों के साथ सो रही हो, ये शहद निकालने के लिए आया हो, और इनकी सुनने की और देखने की पावर उतनी ज्यादा नहीं होती, करीब करीब इंसानों जैसी ही होती है, तो ये बहुत दूर से नहीं सुन पाते। तो अचानक जब आदमी पास पहुंच जाता है तब इनको पता चलता है कोई आ गया, और ये फिर सडनली अपने आत्मरक्षा बोले या बच्चों को बचाने में सामने वाले पे अटैक कर दे। अगर पहले से सुन ले तो बच्चों को लेके वो साइड चली जाती। भालू ने अपने बच्चों को बचाने के लिए इसको मार दिया और वो अपने बच्चों को लेके भाग गई। अब ये बोले मुझे उस भालू को मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए जिसने इंसान को मारा नहीं है। तो ये अनाईकुट्टी के फॉरेस्ट बंगलो लौट रहे थे कि 4 करुम्बा बोले साहब आप ऐसे मत जाओ, इसको मार दो, क्योंकि जब जब हम शहद निकालने आएंगे ये बैठी होगी और हमारा एक आदमी मार देगी। तो उन्होंने बाकी जो पार्टी थी, जो सर्च पार्टी थी, उसको भेज दिया। ये जो 4 करुम्बा थे इनको साथ में रख लिया और ढूंढने निकल गए उस भालू को। अब इनको जो ट्रैक मिले वो एक नाला था, उसकी तरफ जा रहे थे, वहीं पे एक स्ट्रीम थी। जब ये वहां पहुंचे तो देखा मिसेस भालू और उनके बच्चे वहां टहल रहे थे और उसके बाद फिर जंगल में घुस गए थे। उसके बाद वो कई चट्टानों और केव्स को क्रॉस करते हुए गई थी। अब जिस रास्ते से ये लोग निकल रहे थे काफी पथरीला रास्ता था। अब ये बोल रहे हैं मैं इतना स्किल्ड नहीं था कि भालू को ढूंढने के बारे में, तो मैं नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन मेरे साथ जो 4 करुम्बा थे वो बता दे रहे थे देखो साहब यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, क्योंकि वो तो ट्रैकिंग के मास्टर थे, क्योंकि वो जंगल मैन थे। वहां से आगे की एक बड़ी सी गुफा के वहां पहुंच गए जिसके आसपास बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगे थे, जिसकी तरफ इशारा करके इन लोगों ने बताया एंडरसन को कि ये ही है भालू की गुफा। अब इन्होंने बोला कि उसमें पत्थर फेंको, तो वो लोग एक साइड से 20-25 मिनट तक पत्थर फेंकते रहे, लेकिन किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आई। अब उन्होंने सूखी घास जला के उसके अंदर फेंकी तो भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने घासों की मशाल बनाई। एक करुम्बा आगे आगे चला, उसके पीछे थे एंडरसन, और बाकी के करुम्बा पीछे पीछे चले। और ये बोल रहे हैं कि ना तो भालू वहां पे थी ना उसके बच्चे, क्योंकि उसने आहट सुन ली थी इन लोगों के आने की और वो निकल गए थे यहाँ से। और एंडरसन बोले मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मेरा उस भालू से कोई झगड़ा नहीं था और मैं उसको मारना नहीं चाहता था, और मुझे बड़ा दुख होता अगर उसके बच्चे अनाथ हो जाते। अब ये लोग निकलने वाले थे कि तभी एक करुम्बा को वो चीज मिल गई जिसके के बारे में एंडरसन ने कभी नहीं सुना था। वो थी बियर्स ब्रेड, कराड़ी रोटी। वो जो मैंने एक भालू वाले किस्से में बताया था कि भालू अपने बच्चों को खाने के लिए, फीमेल भालू सारी जगह से खाना अलग अलग चुनती है, शहद, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, दीमक, फल फ्रूट जो भी है, और पेट में भर के लाती है, बच्चों के सामने उल्टी कर देती है, तो बड़ा हार्ड सा मटेरियल निकलता है, उसको बच्चे खाते हैं। मैंने ये बताया था इंसान भी उसको चुरा लेता है। तो तमिल लैंग्वेज में बोलते हैं कराड़ी रोटी, और ये एक सर्कुलर सा एक वो था, टुकड़ा था जो 10-10 इंच का ऐसा था, दोनों तरफ से 1 इंच मोटा था और ब्लैकिश येलो कलर का था। और भालू क्या करती है कि जब ये उल्टी कर देती है उसको रख देती है, उसी वक्त नहीं खिलाती, इसलिए थोड़ा ठोस सा बन जाता है कि जब जरूरत हो, वो बाहर गई हो, तो एज ए रिजर्व फूड बच्चे इसको खा ले। अब भालू की खासियत है कि उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, तो जब वो शहद चुराने जाते हैं तो वो मधुमक्खी उसको काट ही नहीं पाती, केवल नाक है जो उसको कवर करनी पड़ती है। अगर वही मधुमक्खी आदमी को काट ले तो आदमी मर जाए। 100 मधुमक्खी बड़ी वाली अगर एक बार में आदमी को काट ले तो आदमी मर सकता है, भालू नहीं मरता। पेड़ पे चढ़ जाता है, पेड़ से फ्रूट्स वगैरह तोड़ लेता है। और एंडरसन बोलते हैं कि जो भालू की गुफा होती है, मादा भालू की गुफा, उसमें इस तरह से बियर ब्रेड 10-12 मिल जाती हैं। वो पेड़ पे जैक फ्रूट, अलग अलग फ्रूट्स खाती है बारी बारी से, शहद, और वो बड़ा मिक्सचर सा बन जाता है, उसको उल्टी कर करके रखती है कि जब उसके बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो वो खा लेंगे। अब उन जो करुम्बाज थे उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप खाओ, लेकिन एंडरसन ने रिफ्यूज कर दिया, तो उन्होंने उसको 4 हिस्सों में बांट लिया और वहीं पर उसको खा लिया। अब ये लोग गुफा के मुहाने में बैठे थे और जो इनकी आग जल रही थी उसके धुएं ने परेशान कर दिया। ऊपर जो मधुमक्खी के छत्ते थे वहां से जलजला आया मक्खियों का। अब ये राइफल उठा के भागे, सारे लोग भागे। वो जो 4 करुम्बा थे बहुत तेजी से इनसे आगे निकल गए, ये इतना तेज दौड़ नहीं पाए, लेकिन इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तो इनको करीब 20 मधुमक्खियों ने काटा। करुम्बाज ने कपड़े नहीं पहने थे, तो सबके आसपास 40 के आसपास मधुमक्खियों ने उनको काटा। अब ये बोल रहे हैं पहले दिन का बड़ा ही कॉमेडी वाला अंत था। सुबह से हम निकले हुए थे और भागते भागते इस तरह से मधुमक्खियों द्वारा भगाए गए थे। तो दोस्तों इस स्टोरी को भी 2 पार्ट में करूंगा, तो पहले पार्ट को यहीं एंड करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।